हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन +2 क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी कि सर +2 की भी वीडियोस डालें, तो इस बार हम +2 की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आपने बार बार देखा भी होगा कि आप घरों के अंदर जैसे गर्मियों का मौसम है तो शिकंजी बनाते रहते हैं। पानी के अंदर चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, मतलब आप उसके अंदर चाहे 1 चम्मच चीनी डालो, चाहे आप 2 चम्मच चीनी डालो, चाहे आप नमक डालो, चाहे आप रूअफ़ज़ा डाल दो, तो वो बनने वाला तो सॉल्यूशन ही है। और एक्चुअल में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहीं से डेफिनेशन बनती है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component whose composition can be varied। मतलब जिसकी कंपोजिशन आप चेंज भी कर सकते हैं। चाहे आप पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दो, चाहे आप 2 चम्मच चीनी डाल दो, मतलब उसकी वेरी करती रहेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो सॉल्यूशन होता है ना जी, सॉल्यूशन उसके अंदर कई टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स हों तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट हों तो उसको बोलते हैं हम टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर 4 कंपोनेंट्स हो तो उसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन जनरली हम जो बात करते हैं सॉल्यूशन की, वो हमारे सिलेबस में लगभग हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, कि जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं। इसके अंदर 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड it is the component of solution which is present in large amount। बट कुछ केस के अंदर ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच डिजोल्व इन अनदर कंपोनेंट। जो डिजोल्व हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे जी, सॉल्यूट। और जिसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। अब इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक अलग ही रोल है सॉल्यूशन का। जैसे हम जो इंजेक्शंस लगवाते हैं वो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं, और उसके अंदर एक पार्टिकुलर अमाउंट में ही सोल्ट को इंजेक्ट किया जाता है। या कहीं ना कहीं जो फ्लोरीन की अमाउंट होती है, वो फ्लोराइड की अमाउंट अगर एक लिमिट से बढ़ जाती है तो वो हमारे टूथ को डिके कर सकती है। मतलब हमारा टूथ दिखेगा रीजन बन सकती है, हमारे दांत करोड़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर फ्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे सोडियम फ्लोराइड जो है वो रैट पॉइजन के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन का एक अलग ही इम्पोर्टेंट रोल है। इस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे उसकी कंसंट्रेशन को हम निकालेंगे उसको हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो मेनली 9 टाइप्स के होते हैं, और 9 टाइप्स के भी जो हैं वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा है। अच्छा, सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वो हमेशा फिजिकल स्टेट को बताता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है जी ये वाला, कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कौन रिप्रेजेंट करता है, वो करता है सॉल्वेंट। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमारे पास 9 होते हैं जी। और जैसे पहला टाइप है सॉलिड इन सॉलिड। मतलब यहाँ पर जो पहले लिखा गया है वो आपके पास सॉल्यूट है, जो बाद में लिखा गया है वो सॉल्वेंट है। मतलब सॉलिड सॉलिड के अंदर डिजोल्व। दूसरी बात, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन लिक्विड, liquid in liquid, liquid in
solid and liquid in gas. Gas in solid, gas in liquid and gas in gas. ज़्यादातर पेपर के अंदर इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि ये पहले सोल्यूट हैं, ये सॉल्वेंट है। इनके एग्जाम्पल अगर देखे जाएं तो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे सॉलिड इन सॉलिड, आपके घरों के अंदर ब्रास यानी पित्तल या ब्रोंज यानी कांसा, इस टाइप के अलॉय देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रास होता है, ब्रास वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, या ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। दूसरा सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कोई भी सॉलिड है आप उसको लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। जैसे ये तो कॉमन एग्जांपल आपके घरों में देखने को मिलता ही है कि आप क्या करते हो, सोल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो या शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो। थर्ड है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस मतलब सॉलिड पार्टिकल को आप गैस के अंदर डिजोल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो स्मोक होता है, उस स्मोक के अंदर कार्बन के डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एयर के अंदर डिजोल्व रहते हैं। तो वो एग्जांपल जो देखने को मिलता है स्मोक इन एयर, वो कहीं ना कहीं इसका एग्जांपल है। फिर बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड। कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर डिजोल्व हो रहा है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपने मरकरी का नाम सुना होगा। मरकरी जो होती है वो इकलौती ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और जब कभी भी मरकरी किसी भी मेटल के साथ अलॉय बनाती है, मिक्सचर बनाती है, तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। जैसे अगर वो जिंक का बना रही है तो उसको हम बोलेंगे जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब है कि वो मरकरी इन जिंक। अगला है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड के बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे इथेनॉल इन वाटर, रोब्जा इन वाटर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके लिए कॉमन है, जैसे इथेनॉल इन वाटर। अगला है लिक्विड इन गैस। लिक्विड को गैस में डिजोल्व करना। आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर वेपर सारे के सारे लिक्विड इन गैस का ही एग्जाम्पल है। वाटर वेपर्स या ह्यूमिडिटी बोल सकता हूं जी मैं इसको, ह्यूमिडिटी। अगला है गैस इन सॉलिड, कि गैस सॉलिड के अंदर डिजोल्व है। आपने 10th क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन का। उसके अंदर क्या करते थे हम, हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम या निकल के ऊपर डिपॉजिट करते थे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम लिख दो या प्लेटिनम लिख दो, मर्जी है आपकी, या निकल लिख दो। गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड के अंदर आपने देखा होगा कि जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज जो होती हैं, वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेती हैं। तो कहीं ना कहीं पानी के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है, तो उसी से फिशेज जो होती हैं वो सांस लेती है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया जी, ऑक्सीजन इन वाटर। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है वो है गैस इन लिक्विड। लास्ट है गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस इन एयर, ऑक्सीजन गैस इन एयर। ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं और ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। एक तरफ देखने को मिलता है एक्वस सॉल्यूशन और एक तरफ होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर कंपलसरी है कि सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर ही होगा। अगर कोई चीज़ वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है तो वो एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन कोई चीज़ अगर वाटर के अलावा किसी और चीज़ में डिजोल्व हो रही है, जैसे टोल्यून, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो नॉन एक्वस है। इथेनॉल, ये सारे के सारे नॉन एक्वस हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है एक्वा। एक्वा का मतलब वाटर होता है। आजकल काफ़ी कंपनियां हैं जो एक्वा के नाम से वाटर भी सेल करती हैं। तो वो कारण ही क्या है कि एक्वा जो है वो वाटर का ही नाम होता है।
जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर वाटर को हम एक्वा लिखेंगे उसके IUPAC नेम के अंदर। अब बात करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जिसका बार बार यूज इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। जैसे पहली टर्म है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जो है, मास परसेंटेज का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हर एक 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया गया कि 3 ग्राम NaCl डिजोल्व कर दिया हमने 100 या 100 नहीं 97 ग्राम वाटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल देखो ये NaCl जो है वो सोल्यूट है, वाटर जो है वो सोलवेंट है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो गया 100। मतलब 100 ग्राम में सोल्यूट कितना हो गया 3 ग्राम। मीन्स इस 100 ग्राम में 3%, मतलब यहाँ पे 3% जो है वो मास परसेंटेज होगा किसका, NaCl का। या सिमिलरली आपको बोल दिया जाए कि 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड डिजोल्व हो रहा है 122 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो इसका मास परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज द सम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सोल्यूट कितना 22 ग्राम और सॉल्वेंट कितना 122 ग्राम इंटू 100, तो 22 बाय 144 इंटू 100। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिखाई देता है मास परसेंटेज का, वो क्या होगा जी, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ पे कंपोनेंट में आपका मास जो है, कंपोनेंट में सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। और हमेशा बात ध्यान रखेंगे कि जो परसेंटेज होती है वो टोटल 100 होती है और जो फ्रैक्शन होता है वो टोटल 1 होता है। अगर मैं यहाँ से इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करूँ तो यहाँ पे आपके पास आएगा फ्रैक्शन, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आएगी परसेंटेज। ठीक है, और हमेशा टोटल परसेंटेज, अगर इसको सोल्व कर देते हैं जी, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे जो भी इसकी परसेंटेज आएगी तो वो कंपोनेंट CCl4 की परसेंटेज आएगी, और 100 में से उस परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बेंजीन की परसेंटेज भी आ जाती है। कई बार क्वेश्चन के अंदर कुछ और टाइप दिया जाता है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 10% ग्लूकोज डिजोल्व 10% ग्लूकोज, उसके ऊपर लेबल डाल रखा है। अच्छा, मास परसेंटेज जो है उसको कई बार हम W/W से भी लिखते हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 10% ग्लूकोज अगर W/W है, मतलब वेट बाय वेट है, इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, अगर एक्वस है तो। जो परसेंटेज भी है वो हमारे पास 3 टाइप की है, एक मास परसेंटेज है, एक वॉल्यूम परसेंटेज है, और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। जो मास परसेंटेज होती है उसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास बाय वॉल्यूम को W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और यहाँ पर मास ऑफ कंपोनेंट मीन सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम इन तीनों का यूज करते हैं। अच्छा, इसका एक अलग अलग फ़ायदा है। जैसे
आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, आपने गाड़ियों के कूलिंग सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। वो इथाइलिन जो ग्लाइकोल होता है उसके अंदर लगभग हम कुछ 28% हम इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते हैं, और उससे क्या होता है, वो वहाँ पे कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे घरों के अंदर जो दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों के ऊपर जैसे अगर मिनोक्सीडिल है तो मिनोक्सीडिल के ऊपर लिखा होता है कि 1% मिनोक्सीडिल जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, या आप कोई भी आँखों की दवाई डालते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि 0.1%। तो वो अलग ही यूज है इनका सॉल्यूशन के अंदर। एक और टर्म आती है इसके बाद, वो आता है जी मोल फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार यूज किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। मोल फ्रैक्शन जो होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। और जब कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं गिवन मास बाय में मोलर मास। मोलर मास का मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एटॉमिक मास भी हो सकता है या फिर मोलिकुलर मास भी हो सकता है, और वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। आपको जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, अच्छा इसके अंदर हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक ए को यूज करते हैं, एक बी को। हमेशा ए या 1 लिखा मिले तो इसका मतलब है सॉल्वेंट, और 2 या बी लिखा मिले तो इसका मतलब है सोल्यूट। तो यहां से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैं बात कर रहा था पीछे परसेंटेज में, परसेंटेज निकालनी होती तो मल्टीप्लाई 100 करता, लेकिन यहाँ बात आ रही है मोल फ्रैक्शन की, ना कि मोल परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या चलेगा कि अगर एक्स बी निकालना है तो एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसके अंदर सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि NaOH डिजोल्व होगा तो ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट के लिए हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। सोडियम का मास 23 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 4 बाय 40, 1 बाय 10 में 0.1। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वाटर गिवन मास, और वाटर का तो सबको फॉर्मूला पता ही होगा, H2O होता है जी, और इसका मास 2 + 16 18। कितना आ गया जी हमारे पास 2। तो यहाँ से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स में 0.1 डिवाइड बाय 2.1 कैंसल आउट, 1/21 आ गया। और एक बात और देखने वाली है कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो भी आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है, तो आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। 1 - 1/21 मीन्स कैलकुलेट करेंगे तो 20/21 आ जाएगा। तो ये यूज किया जाता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन जो है आगे आप पढ़ोगे रेयोल्ड लॉ के अंदर, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी। हमारी अगली कंसंट्रेशन टर्म है ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶, मीन्स 10 लाख। मतलब 10 लाख में कितने पार्ट्स उस सोल्यूट के हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। जब कभी भी पार्ट्स पर मिलियन की बारी आती है, मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट
मतलब सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो यहाँ से कैलकुलेट होता है ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और इसी का यूज करके हम काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि फ्लोराइड की अमाउंट 2 ppm है, तो बताओ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो एक बात तो साफ दिखाई देगी कि अगर टोटल मास सॉल्यूशन का 10⁻⁶, ठीक है जी, मतलब 10⁻⁶ के अंदर लगभग 2 ग्राम सोल्यूट है, साफ साफ नाम से ही दिखाई दे रहा है 2 ppm, मतलब 2 ग्राम इन 10⁻⁶ ग्राम में सॉल्वेंट के अंदर है। तो अगर आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये लिखेंगे या सिर्फ ये लिखेंगे? ये लिखेंगे। बस यही तो गलती होती है ना आपसे छोटी छोटी, कि सॉल्यूशन का जो मास है वो इतना लेना है, ठीक है जी। और इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ परसेंटेज आ जाएगी। और अब जिसने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भी करिए और दूसरों से भी करवाइए। आज ही है वो सुनहरा मौका, इस सुनहरे मौके को मत गवाइए। और डेली की डेली वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए साई जैन।